सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लर्न अप आईएएस। सो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 138 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने जा रहा है। और इसको हम लोग इसलिए डिस्कस करेंगे, अभी जेपीसी को भेजा गया था और जेपीसी की रिपोर्ट आने वाली है, इसलिए हम लोग उसको डिटेल में जानेंगे। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि इसके थ्रू चीफ मिनिस्टर ही नहीं, इवन प्राइम मिनिस्टर को भी रिमूव किया जा सकता है। सो इसीलिए इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आज की इस क्लास में हम लोग एक यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, जो इस कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट करते हैं। 138 अमेंडमेंट बिल 2025 लास्ट ईयर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था पार्लियामेंट में। सो इसमें है क्या, आपको सबसे पहले जानना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो कि आर्टिकल 75, 164, 239 कैपिटल ये सबको अमेंड कर रहा है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें है क्या चीज कि कोई भी मिनिस्टर हो, इस मिनिस्टर में सारे लोग आ जाते हैं, यानी स्टेट लेवल पर चीफ मिनिस्टर या जितने भी उनके मिनिस्टर्स होते हैं, सिमिलरली सेंट्रल लेवल पे प्राइम मिनिस्टर और भी मिनिस्टर्स सब इसमें इंक्लूडेड है। अगर कोई चीफ मिनिस्टर को, कोई मिनिस्टर को, चाहे वो स्टेट लेवल के हो चाहे सेंट्रल लेवल के हो, या प्राइम मिनिस्टर को कोई एजेंसी अरेस्ट करती है और अरेस्ट करने के बाद वो जेल में है और 30 डेज तक उनको बेल नहीं मिलता है, 30 डेज से ज्यादा, ओके तो, और वो अक्यूज है भी, यानी अंडर ट्रायल अभी केस चल रहा है, फाइनल जजमेंट नहीं आया। ऑफ कोर्स 30 डेज के अंदर इतना जल्दी तो फैसला हो नहीं जाता है, तो 31st डे उनकी कुर्सी चली जाएगी ऑटोमेटिकली, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, चाहे किसी स्टेट के मिनिस्टर हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे सेंट्रल लेवल के मिनिस्टर हो, कोई भी हो। ओके, पहला। दूसरा ये है कि अगर वो उन पर एक्यूजेशन हो, अरेस्ट नहीं भी हो लेकिन एक्यूजेशन हो, और अगर वो प्रूफ हो जाए तो 5 या 5 साल से ज्यादा की सजा हो, उस केस में भी रिमूव किया जा सकता है मिनिस्टर को। ओके, नाउ ये इसलिए आपको जानना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चाहे तो ये वाला केस हो, चाहे तो ये वाला केस हो, है ना। अब देखो ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, कि इसलिए कि हम लोग पास्ट में देखा ये था कि मिस्टर अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया गया था, वो उस वक्त दिल्ली के चीफ मिनिस्टर थे, 21 मार्च 2024 को। तो ईडी ने नाउ समन भेजा था, उन्होंने जवाब नहीं दिया था, तो ईडी ने उनको अरेस्ट कर लिया था। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि मैं जेल से एज अ सीएम काम करूंगा। तो उसमें बहुत सारे लीगल क्वेश्चंस उठे थे, तो आंसर यही था कि ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था लॉ में जिसकी वजह से उनको रिमूव किया जाए, क्योंकि वो अंडर ट्रायल में है ना, अभी उन पर केस चल रहा है, वो एक एक्यूज है ना, अभी कोर्ट में गिल्टी नहीं प्रूफ हुआ है। अगर कोर्ट में गिल्टी प्रूफ हो जाएंगे तब होता है सेक्शन 8 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, उसके अंतर्गत डिस्क्वालीफाई किया जाता है, आपको पता होगा। नाउ इसी टाइम पर एक और चीफ मिनिस्टर थे, मिस्टर हेमंत सोरेन। रफली उसी टाइम पर झारखंड के चीफ मिनिस्टर थे, उनको भी ईडी ने अरेस्ट किया था। लेकिन जब उनको मालूम हुआ था कि वो अरेस्ट होने वाले, तो उन्होंने एक दिन पहले रिजिग्नेशन दे दिया था, लेकिन इन्होंने रेजिग्नेशन नहीं दिया और जेल से एज अ सीएम काम किया। ओके, तो ये सब न्यूज में था। और चीजें ये थी कि रिमूवल कैन बी डन बाय द प्रेसिडेंट और गवर्नर अपॉन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर रिस्पेक्टिवली, और ऑटोमेटिकली ऑन 31st डे ऑफ डिटेंशन। चाहे तो उनको रिमूव कर दिया जाएगा प्रेसिडेंट या गवर्नर के द्वारा, या 31st डे ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगे। और इसे प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर कोई भी हो सकते हैं। और इसी तरह के बिल्स यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी और जम्मू एंड कश्मीर के लिए भी पास किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। ओके, नाउ अब देखो इसमें बहुत सारे डिबेट्स होते हैं कि क्या ये सही है कि गलत है। जो सही होने का आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि अगर आप देखोगे एडीआर की रिपोर्ट है, उसमें कहा गया कि 46% जो अभी 18th लोकसभा का इलेक्शन हुआ था 2 साल पहले, उसमें जो लोकसभा एमपी चुन किया है 543 में से 251 पर क्रिमिनल केसेस हैं। ओके, और तो ये बहुत बड़ा नंबर है। तो उसमें मेजॉरिटी ऑफ देम जो उन पर केस चल रहा है वो अंडर ट्रायल है, देखिए, है ना। कुछ लोगों का कन्विक्शन हुआ है, वो हायर कोर्ट ने स्टे कर दिया होगा, इसीलिए वो इलेक्ट हो गए होंगे एमपी। बट जनरली जब हम कहते हैं 46% पर क्रिमिनल चार्ज है, तो वो अभी कोर्ट में, अदालत में प्रूफ नहीं हुआ है, वो अंडर ट्रायल है, इसीलिए हम लोग कहते हैं प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। मतलब 2 आर्ग्यूमेंट है। पहला आर्ग्यूमेंट ये है कि अगर ये एमपी बन गए तो ये इतने पावरफुल हो जाते हैं कि इनके खिलाफ कन्विक्शन बहुत डिफिकल्ट है, यानी उनको अदालत में प्रूफ करना गिल्टी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए कि ये पावरफुल हो गए। और अगर ये अपने कुर्सी पे बैठे रहेंगे तो उनके खिलाफ कोई सबूत, कोई गवाह लाना मुश्किल हो जाएगा। तो यही आर्गुमेंट यहां दिया गया है कि अगर किसी ईडी या किसी बड़ी एजेंसी ने किसी पीएम, सीएम या किसी मिनिस्टर को अरेस्ट किया, तो उसको उनको 31st डे इसलिए डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा
क्योंकि वो अपना पावर का इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं जजमेंट को। दूसरा जो आर्ग्यूमेंट ये एक है, दूसरा आर्ग्यूमेंट ये प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस का, जो कि ज्यादा पावरफुल लोग कहते हैं आर्ग्यूमेंट है कि पर्सन इज अज्यूम टू बी इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी इन द कोर्ट ऑफ लॉ। यानी बाय डिफॉल्ट एक आदमी को आपको इनोसेंट मानना होगा जब तक कि अदालत में प्रूफ नहीं हो जाए। इसीलिए 46% एमपी लोकसभा एमपी है, क्योंकि इसमें ज्यादातर वो है जो अदालत में प्रूफ नहीं हुआ है, उनके ऊपर ट्रायल चल रहा है। ओके, तो यही सब है बाय मैंडेटिंग ऑटोमेटिक रिमूवल 31st डे ऑन ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो ये बताया जा रहा है 4 फीचर्स ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। जो बेसिक चीज है वो यही है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस वायलेट करेगा, है ना। तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की अंडर सब आता है ये सब, है ना। प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, लिसन टू द अदर साइड बिफोर पासिंग जजमेंट एटसेट्रा। और इसीलिए इस पर हम लोगों ने इस पर 2023 में प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आया था, जिसको हम लोग आज क्लास में डिस्कस करेंगे। लास्ट तक देखिएगा, आपको पता चलेगा, है ना। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में तो होता यह है टेक्निकली, एक जो सबसे मोस्ट पावरफुल आर्ग्यूमेंट है कि प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर को रिमूव करने का प्रोविजन जो है ना। जैसे आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 75 क्लॉज 3, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। तो लोकसभा का पावर होता है प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर को हटाना, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का पावर होता है चीफ मिनिस्टर को हटाना। दूसरी बात है सेपरेशन ऑफ पावर्स, जैसे इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जैसे ईडी, सीबीआई, ये सब अगर अरेस्ट करेगी तो ज्यादा चांसेस है कि ऑपोजिशन वाले को यह एलिगेशन लगता है कि रूलिंग पार्टी के सीएम, पीएम या मिनिस्टर्स को अरेस्ट करने के चांसेस कम है। फेडरलिज्म पर असर पड़ सकता है, इसलिए सेंट्रल एजेंसीज है वो स्टेट चीफ मिनिस्टर्स को अरेस्ट कर सकते हैं, तो फेडरलिज्म कमजोर होगा। ये सब आर्ग्यूमेंट दिया जाता है। फिर रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट है ना, आपने 30 डेज के अंदर उसको पनिश कर दिया, जबकि वो आदमी अभी प्रूफ नहीं हुआ है गिल्टी। दूसरी बात है कि अगर आप रूल्स, बहुत सारे रूल्स में ये होता है कि अगर एजेंसी ने चार्जशीट नहीं फाइल किया 60 से 90 दिन के अंदर, तो उनको ऐसे ही बाय डिफॉल्ट बेल मिल जाता है। और यहाँ 30 डेज का पीरियड रखें तो कम से कम 90 डेज का टाइम रखें कि अगर मान लीजिए एजेंसी ने चार्जशीट नहीं फाइल किया है तो बेल मिल जाए। चार्जशीट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ये कि मान लीजिए किसी एजेंसी ने सीएम को अरेस्ट किया और अभी चार्जशीट फाइल नहीं किया गया है 30 दिन के अंदर, चूंकि चार्जशीट के लिए 60 से 90 दिन का भी समय होता है, लेकिन सीएम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे पहले ही। चार्जशीट मतलब जैसे मान लीजिए ईडी ने अरेस्ट किया सीएम को, तो ईडी चार्ज जमा करेगी ना, चार्जशीट होता है, उसमें लिख के देते ये चार्जेस हैं अगेंस्ट द चीफ मिनिस्टर कोर्ट के सामने। कोर्ट उसको फिर एक्सेप्ट करते हैं, उसको होता है चार्जशीट फाइल करना। तो इसीलिए 30 डेज कम टाइम पीरियड ऐसा कहा जा रहा है, एटसेट्रा एंड ऑल। सो दीस आर द आर्गुमेंट्स गिवन अगेंस्ट। और इसमें कौन कौन से लॉस है आपको पता होगा। डिस्क्वालिफिकेशन होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 सेक्शन 8 के अंदर। फिर आर्टिकल 102 होता है लोकसभा एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के डिस्क्वालिफिकेशन के लिए। आर्टिकल 191 होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के डिस्क्वालिफिकेशन के लिए, है ना। तो ये सब चीजें बात की जा रही। तो देखो आर्टिकल 75 में 5A क्लॉज 5A ऐड किया जा रहा है, वो 30 डेज कंसेक्यूटिव पीरियड वाला, है ना। तो इसमें क्या लिखा है, मतलब इसको डिटेल जान लेते हैं। देखो इसको थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था ठीक से, इसको मैं और डिटेल एक्सप्लेन करता हूँ। देखो इसमें क्या लिखा है एग्जैक्ट स्टेटमेंट। मिनिस्टर में सब आ जाएंगे। यूनियन 75 में यूनियन लेवल की बात हो रही है, तो मिनिस्टर भी हो गए, प्राइम मिनिस्टर भी हो गए, जो 30 दिन तक, है ना, अरेस्ट हो गए एंड डिटेन इन कस्टडी ऑन एलिगेशन ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस विच इज पनिशेबल विद मोर देन 5 years टर्म्स। यानी कि जो अरेस्ट हुए हैं 30 दिन के लिए, वो क्राइम ऐसा है जिसमें अगर अदालत प्रूफ करे तो 5 या 5 साल से ज्यादा की सजा हो, तब ये बात होगी। इन्हें दोनों कंडीशन मैंने इनिशियल में बिगिनिंग में ये बोल दिया था, और बोल दिया था कि चाहे तो ये चाहे तो ये नहीं, दोनों कंडीशन फुलफिल चाहिए, बोथ द कंडीशंस। ठीक है, करेक्ट कर लीजिएगा इसको। ओके, तो ये जो कि मैं आपको ओरिजिनल आर्टिकल दिखा रहा हूं, है ना। यानी कि आदमी को अरेस्ट भी किया जाना चाहिए, और वो केस जो हो उसमें अगर पाए गए दोषी तो 5 साल या उससे ज्यादा की सजा हो, ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो, तब वो जो है 31st डे उनकी सीट चली जाएगी। सेम चीज है स्टेट लेवल पर, आर्टिकल 164 लेजिस्लेटिव स्टेट लेवल के लिए, कोई भी मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, इसके लिए हो गया। 78(2)39 कैपिटल ए इज फॉर दिल्ली, है ना, यहाँ भी देख सकते हो। फिर बाकी पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लिए अलग से लॉ लाया गया, इनिशिएट किया जा रहा है। ओके, तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि कोई स्टेट के, जैसे यहाँ स्टेट को कोई मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, उनको अरेस्ट कर लिया गया, और वो चार्जेस जो हैं अगर वो अदालत में प्रूफ होगा तो 5 years से ज्यादा का पनिशमेंट है, तो उस केस में अभी अंडर ट्रायल ही है और उनको बेल नहीं मिला है 30 दिन के अंदर, तो 31st डे उनकी सीट कुर्सी अपने आप चली जाएगी। ओके, है ना। तो चाहे तो गवर्नर ऑर्डर का पास करके रिमूव कर देंगे, या 31st डे ऑटोमेटिकली सीट चली जाएगी। ओके, तो ये बात है। तो इसी में कहा जा रहा है कि जो है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है, इसलिए कि पर्सन इज अज्यूम्ड टू बी इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। और अगर कोई बहुत मुश्किल से चीफ मिनिस्टर बनता है, अगर उसको अरेस्ट कर लिया गया 30 दिन के लिए और इसको रिमूव कर दिया गया 31st डे, तो ऑलरेडी पनिशमेंट हो गया,
है ना, एक तो पनिशमेंट हो गया ना, और हालांकि अभी प्रूफ नहीं हुए कोर्ट में गिल्टी, है ना, तो ये सब प्रोविजन है, ये आपको पता होना चाहिए। सो दोनों आर्ग्यूमेंट है हम लोगों ने आपके सामने रख दिया ना। इसी पे क्वेश्चन आता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मींस व्हाट, और इस पर काफी डिटेल जजमेंट हुआ था, मनिका गांधी केस आपने पढ़ा होगा, है ना। सो ये ऑफ कोर्स प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का पार्ट है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, है ना। ये 2023 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, आसान उम्मीद है कि आपने कर लिया होगा। और ये नेमो जुडक्स इन कॉसा सुआ, नो वन शैल बी जज इन हिज ओन केस, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है। सेकंड है हियर द अदर साइड बिफोर पासिंग अ जजमेंट, ऑडी अल्टरम पार्टम, ठीक है, और भी बहुत सारे, है ना, आपने देखा होगा। नाउ अब हम बात ये कर रही है, अभी न्यूज में क्यों था, बिकॉज जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई थी 138 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को एनालाइज करने के लिए। ये 10 जुलाई को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। ओके, तो इसमें ये आ रहा है कि लोग कोई चेंज नहीं रिकमेंड करेंगे 138 अमेंडमेंट बिल से रिलेटेड, मोस्ट लाइकली। तो जो प्रोविजन 138 अमेंडमेंट बिल में वही रहेगा, है ना, रिमूवल ऑफ प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर एक्सेट्रा से रिलेटेड। और जेपीसी जो है उसमें जनरली क्या होता है कि लोकसभा में अगर 20 एमपीज होते हैं, राज्यसभा से 10 आते हैं, ऐसे होता है, मतलब जनरली डबल एमपीज लोकसभा से जाते हैं। तो जैसे 31 है तो मोस्ट लाइकली 20 के आसपास लोकसभा से होंगे, 20 या 21, और 10 होंगे राज्यसभा से, है ना। सो इस जो 138 अमेंडमेंट बिल को एनालाइज करने के लिए जो कमेटी बनाई गई है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, उसकी हेड है बीजेपी एमपी अपराजिता सरंगी। ओके, तो बहुत सारे इंडिया ब्लॉक इन अपोजिशन के मेंबर्स ने जेपीसी को बायकॉट भी किया, तो ये सब न्यूज में था। और अभी मानसून सेशन आने वाला, तो ये सब पेश किया जाएगा 138 अमेंडमेंट बिल। ना क्वेश्चन है कि अभी क्या करंट स्टेटस है, तो इससे रिलेटेड अगर आप देखोगे 20 अगस्त लास्ट ईयर 2025 को लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था, और भी जेपीसी को भेजा गया है। सो लेट अस सी व्हाट विल हैपन इन द अपकमिंग डेज। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, इस तरह के हम और वीडियोस लाते रहेंगे आप लोगों के लिए, दैट वुड बी वेरी वेरी बेनिफिशियल। एंड प्लीज प्रेस द लाइक बटन, अगर आपको पसंद आए लाइक कर दीजिए, हम लोग को मोटिवेशन मिलता है। सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।